आज हम एमए हिंदी के चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय साहित्य के अंतर्गत मैथिली कवि राजकमल चौधरी पर चर्चा करेंगे। साथियों, राजकमल चौधरी की 2 कविताएं पाठ्यक्रम में शामिल हैं। उन पर हम बात करें उससे पहले हम बात करेंगे मैथिली भाषा पर, मैथिली भाषा के साहित्य पर, और फिर हम थोड़ा सा परिचय देंगे राजकमल चौधरी जी के साहित्यिक अवदान पर, और उसके बाद हम उनकी कविताओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं मैथिली भाषा पर। मैथिली भाषा मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्व बिहार एवं नेपाल के तराई क्षेत्र की भाषा है। यह हिंद आर्य परिवार की सदस्य है। इसका प्रमुख स्रोत संस्कृत भाषा है, जिसके शब्द तत्सम व तद्भव रूप में मैथिली में प्रयुक्त होते हैं। बंगला, असमिया और उड़िया के साथ साथ इसकी उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है। कुछ अंशों में यह बंगला और कुछ अंशों में हिंदी से मिलती जुलती है। मैथिली भाषा को 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेपाल के अंतरिम संविधान में इसे एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्थान दिया गया है। भारत के झारखंड में इसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब ये संक्षिप्त परिचय है मैथिली भाषा का। अब आइए हम बात करते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में ही बात करेंगे मैथिली साहित्य के बारे में। मैथिली साहित्य का अपना एक इतिहास रहा है, और उस साहित्य के प्रमुख कवियों की अगर हम बात करें तो विद्यापति, गोविंद दास, चंदा झा, मनबोध, पंडित सीताराम झा, जीवन नाथ झा हैं। अब हम आते हैं राजकमल चौधरी जी के परिचय के बारे में। थोड़ा सा उनका हम परिचय लेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम उनके बारे में जानें कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं। तो बच्चों, उनका जन्म हुआ था सन 1929 ईस्वी में एवं मृत्यु हुई थी सन 1967 ईस्वी में। इनका जन्म उत्तरी बिहार में मुरलीगंज के समीप रामपुर हवेली गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मणिन्द्र नारायण चौधरी था। लोग इन्हें फूल बाबू कहकर बुलाते थे। मैथिली इनकी मातृभाषा थी। इन्होंने लेखन की शुरुआत मैथिली भाषा में की। इन्होंने साहित्य की कई विधाओं पर अपनी रचनाएं की, जैसे कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, और इन्होंने 3 भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी। उनमें प्रमुख थी, जो नाम है उनके, मैथिली और हिंदी, बंगला, और कुछ रचनाएं इनकी अंग्रेजी में भी मिलती हैं। उनकी प्रथम मैथिली कविता उनकी मातृभाषा में है, जो सन 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मैथिली भाषा में उन्होंने लगभग 100 कविताएं लिखी, और कविता के अलावा उन्होंने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे। उनका क्रमवार हम प्रस्तुतिकरण यहाँ पर दे रहे हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं। हम सबसे पहले आपको बताएंगे मैथिली भाषा में प्रकाशित पुस्तकें। मैंने यह जानकारी विकिपीडिया से लिया है। तो पहला है उनका उपन्यास, मैथिली भाषा का जो प्रकाशित उपन्यास है वह है आंदोलन। आदि कथा, यह भी उपन्यास है। पाथर फूल, यह भी उपन्यास है। उनके कहानी संग्रह हैं ललका पाग, एक अनार एक रुगाह, निर्मोही बालम हमर, और कहानी संग्रह है उनका एकटा चंपाकली एकटा विषधर, कृति राजकमलक, स्वरगंधा, कविता राजकमलक, कहानी संग्रह ही है ये भी। अब हम देखेंगे हिंदी की रचनाओं को। तो उनका उपन्यास है मछली मरी हुई। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है इसके बारे में। दूसरा है देह गाथा। तीसरा है नदी बहती थी। चौथा है शहर या शहर नहीं था। अग्नि स्नान,
20 रानियों के बाइस्कोप, एक अनार एक बीमार, ताश के पत्तों का शहर और कहानी संग्रह है हिंदी में। ये सब जो हमने अभी बोले वो उपन्यास हैं बच्चों। अब ये कहानी संग्रह है सामुद्रिक और अन्य कहानियाँ, मछली जाल, प्रतिनिधि कहानियाँ और कंकावती हिंदी में है उनका कविता संग्रह है। और एक कविता संग्रह है उनका मुक्ति प्रसंग जो कि हिंदी में ही है। और हिंदी की ही अभी बात हम कर रहे हैं। प्रतिनिधि कहानियाँ कहानी संग्रह, कंकावती कविता संग्रह, मुक्ति प्रसंग कविता संग्रह, इस अकाल बेला में कविता संग्रह, विचित्रा कविता संग्रह और बंगाली में प्रकाशित पुस्तकें हैं उनकी जो यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं हो पाई हैं अभी। चौरंगी उनका अनुवाद है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैथिली, हिंदी, बंगला में उनके रचनाओं का विस्तार रहा है। राजकमल चौधरी जी की रचनाओं को हमने देखा बच्चों, सुना कि उन्होंने कितनी सारी रचनाएं लिखी हैं। मैथिली से ज़्यादा उनकी रचनाएं हिंदी में हैं। और जो आपके पाठ्यक्रम में 2 कविताएं हैं वो मैथिली की हैं, उनका अनुवाद हुआ है हिंदी में। तो राजकमल चौधरी जी के बारे में अगर हम बात करें तो वो उस युग के हैं जब धूमिल लिख रहे थे। धूमिल उनके समकालीन है। अज्ञेय लिख रहे थे, भुवनेश्वर की कहानियाँ आ रही थी, उस युग के हैं ये। तो इनकी मैथिली भाषा की जो रचनाएं हैं उसके अलावा हम देखें तो हिंदी इनकी रचनाओं से समृद्ध हुई है। हिंदी भाषा का साहित्य इनकी रचनाओं से समृद्ध हुआ है, लेकिन उतनी चर्चा नहीं हुई है इनकी रचनाओं की, पाठ्यक्रम में भी नहीं है। अभी भारतीय साहित्य में पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो उनका जो उपन्यास है मछली मरी हुई तथा कविता मुक्ति प्रसंग अत्यंत चर्चित रहे हैं, किंतु उनके साहित्य को उतना महत्व नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उनके समकालीन रचनाकारों को जितना महत्व मिला, चाहे अज्ञेय हो, चाहे धूमिल हो, चाहे भुवनेश्वर हो, लेकिन इनका नाम कभी बहुत ही दबा सा दिया गया, उभर कर नहीं आया। कृष्ण कल्पित अपने एक लेख में उनके उपन्यास और उनकी चर्चा नहीं होती है, इस पर एक लेख लिखा है। उन्होंने मछली मरी हुई की चर्चा करते हुए कहा है कि यह अकेला उपन्यास राजकमल की अमरता के लिए पर्याप्त है। इस असाधारण उपन्यास का हिंदी वालों ने हिंदी की पहली लेस्बियन कथा कहकर परे सरका दिया, जबकि यह उपन्यास अपने निहितार्थ में एक घोर राजनीतिक उपन्यास है। यह उपन्यास पूंजी का प्रत्यास्थान है। आज के कॉरपोरेट युग के विभत्स चेहरे को राजकमल ने 6ठे दशक में ही पहचान लिया था। उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह मुक्ति प्रसंग का समर्पण जो उन्होंने अज्ञेय को किया था, और उस समर्पण लेख में उन्होंने लिखा था कि क्या कोई आंसू मुक्ति प्रसंग की पांडुलिपि पर नहीं टपका होगा। और विद्वानों का भी मानना है कि मुक्ति प्रसंग ने नई कविता धारा को पूरी तरह उलट दिया था। कृष्ण कल्पित कहते हैं कि जिसे आज समकालीन हिंदी कविता कहा जाता है, उसकी आधारभूमि यही मुक्ति प्रसंग है। गद्य की लय जो आधुनिक कविताओं में बह रही है, गद्य की लय, उसका आविष्कार राजकमल चौधरी ने किया था, ऐसा मानना है विद्वानों का कि हमें वहीं से मिला है। जो हमने गद्य कविता में जो गद्य शैली अपनाई है, हालांकि पहले से आ रहा है, लेकिन उसकी जो लयबद्धता है वो राजकमल चौधरी जी की कविताओं में मुख्य रूप से मिलती है। तो इस तरह से वो उस शैली के आविष्कारक भी कहे जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे बच्चों। यह हो गई थोड़ी सी चर्चा राजकमल चौधरी जी के रचनाओं के ऊपर। अब हम सीधे आते हैं उनकी रचनाओं पर जो संकलित है पाठ्यक्रम में, भारतीय साहित्य के पाठ्यक्रम में। तो राजकमल चौधरी जी की 2 रचनाएं संकलित हैं और इनका अनुवाद हुआ है, मैथिली से हिंदी में अनुवाद हुआ है। पुस्तक का नाम है, जहाँ ये एक संकलित है, उस पुस्तक का नाम है आधुनिक भारतीय कविता। इसका
इसका संपादन किया है डॉक्टर अवधेश नारायण मिश्र जी ने और डॉक्टर नंद किशोर पांडे जी ने। इसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर अवधेश नारायण मिश्र जी ने। भूमिका में कई भाषाओं पर उन्होंने अपनी दृष्टि डाली है और उसको पढ़ने से बहुत सारी बातें आपको पता चल जाएंगी भारतीय साहित्य के बारे में, उसकी कविताओं के बारे में खासकर। तो बच्चों, हम देखते हैं उनकी 2 कविताएं पढ़ते हैं। पहली कविता का शीर्षक है प्रभात का चित्रगीत। प्रभात का चित्रगीत कविता जो है हमारे पाठ्यक्रम में, इसका यह शीर्षक कविता को, पूरी कविता को खोलता है, यानी यह सुबह का ही गीत है। तो हम देखते हैं इस कविता को पहले। कमल का वन, श्वेत उषा का गगन, नव सिंदूरित मांग सी होती अतिरक्ताब, तम नहीं कहीं घन, रूपमयी है प्रकृति धन्य धन्य। किरण मांगती जिंदगी, किरण मांगती आत्मा तन, किंतु एक पल भी नहीं होता है मन मेरा शांत। देख कर वह क्षितिज नीलाभ, होता जाता रक्ताब, मिलता जिससे केवल सौंदर्य को ही लाभ। मादक प्रभात, मन की नदी, कोसी का तट, घटवारिण सुंदरी, गज कामनियों की भीड़, खिल खिल हंसी, मोहक मधुर मुस्कान। ग्राम्या के अधर पर जयदेव के पदगान, मछली सी अप्सरा सी भटकती करती स्नान, किंतु किसी जगह नहीं चलती काम प्रत्यंचा। देखकर वह ग्राम नदी का तट, रूप यौवन चांचल्य की भीड़, होती नहीं थोड़ी भी देर। बच्चों, इस कविता का शीर्षक बहुत कुछ खोलता है। ग्राम्य जीवन की सुबह, उसी का एक दृश्य इस कविता में है। नदी का तट, कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी नाम आया है यहाँ पर, वह नदी का नाम है कोसी नदी का तट। और वहाँ अपने क्रियाकर्म में व्यस्त ग्राम्य औरतें। कविता पूरा आप देखते हैं उनका पूरा क्रियाकलाप, शुरू के जो बंद है इसका, उसमें पूरा उनका क्रियाकलाप लिखा हुआ है कि किस प्रकार से ग्राम्य स्त्रियां अपने काम कर रही हैं, दैनिक काम कर रही हैं और किस तरह से सुंदरता को बिखेर रही हैं कोसी नदी के तट पर। लेकिन जब अंतिम बंद हम पढ़ते हैं कविता का, तो कवि यहाँ संकेत करता है। क्या संकेत करता है? कि किसी जगह नहीं चलती काम प्रत्यंचा। यह ग्रामीण जीवन की उलझन और संघर्ष की ओर कवि का संकेत है। कवि को लगता है कि सब कुछ कामोत्तेजक है। सुंदरी, गजगामिनी, हंसी, मुस्कान, जयदेव का गान। जयदेव संस्कृत के बड़े कवि हुए हैं, उनके गीतों को गाया जाता है उधर बिहार में, और विद्यापति ने भी लोकगीत लिखा है मैथिली में, उसे भी उधर गाया जाता है बिहार में। तो यहाँ पर जयदेव के गान का नाम आता है। यानी क्या कहना चाह रहा है कवि कि जयदेव का गान, अप्सरा आदि, इसका असर नहीं है, इन सब चीज़ों का मादक असर नहीं है। तो हम इस कविता का संक्षिप्त ही हमने किया है, हम परीक्षा की दृष्टि से ही हमने बताया बच्चों संक्षिप्त में, क्योंकि आपको समीक्षा लिखने के लिए आएगा और संक्षिप्त में आएगा तो आप इस तरह से लिखिएगा। और अब उनकी हम दूसरी कविता की चर्चा करेंगे। उसे भी, वह कविता तो पूरी खुली हुई है, आप उसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शीर्षक है अर्थतंत्र का चक्रव्यूह। अर्थतंत्र का चक्रव्यूह। चक्रव्यूह शब्द महाभारत से आया है। सभी पुरुष शिखंडी। शिखंडी कौन है? एक महाभारत का पात्र है जो एक रात के लिए स्त्री से पुरुष में परिवर्तित हुआ था। एक रात के लिए वो स्त्री से पुरुष बना था। तो शिखंडी एक तरह से व्यंग के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। तो यहाँ पर यह व्यंग है
कि सभी पुरुष शिखंडी, सभी औरतें रास की राधा, सभी के मन में धनुष तान कर बैठा रक्त पिपासित व्याधा। कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, क्या करूं, रावण बनकर सीता का हरण करूं। सभी पुरुष शिखंडी, सभी औरतें रात की राधा, कहाँ जाऊं क्या करूं। चक्रव्यूह में किसी का भरोसा नहीं करें, रे अभिमन्यु मन, छोड़ यह देश चलें वन। सभी पुरुष शिखंडी, सभी औरतें राधा, सभी के मन में धनुष तान कर बैठा रक्त पिपासित व्याधा। बच्चों, इसमें अगर हम इस कविता को संपूर्ण दृष्टि से देखें तो यह अर्थतंत्र के व्यूह में फंसा हर कोई अपनी अस्मिता को खो चुका है, हर किसी के लिए है। क्या कहता है कवि कि सभी पुरुष शिखंडी, सभी औरतें रास की राधा। हर कोई फंसा हुआ है, अर्थतंत्र के जाल है, ये जाल ही अर्थतंत्र का है, उसमें हर कोई फंस चुका है। या तो वह खुद वस्तु है अथवा वह उपभोक्ता है, लुटेरा भी कह सकते हैं और लूटने का एक जरिया भी। तो यह कविता का सामान्य, इन दोनों कविताओं की हमने सामान्य रूप से समीक्षा की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ और आप परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।